सभी सभी बच्चों को केला ले लो। हाँ, सर स्टार्ट करूं? सर, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग 9th स्टैंडर्ड का साइंस 2 हिंदी मीडियम का लेक्चर में आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप इसके पहले इस चैप्टर के अंतर्गत जलवायु के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसी का अगला टॉपिक था आपका मौसम विज्ञान, उसके बारे में आप जानकारी ग्रहण कर चुके हैं। फिर कल सर ने ठोस कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी सर ने आपको अच्छे तरीके से प्रदान किया है। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बैंक है, अगर कोई बैंक है तो बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। उनको पूरा मैनेज करने का जो काम होता है वहाँ पर जो मैनेजर होता है उसको दिया जाता है। मैनेजर का मतलब ही होता है प्रबंधक। वैसे ही आप स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल भी एक सिस्टम से चलता है। तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये सभी को वहाँ पर प्रबंध करने का जो काम है वहाँ के हेड मास्टर करते हैं, अर्थात प्रिंसिपल या एचएम करते हैं। तो एक सिस्टम के तहत ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आपके अपने घर में देखोगे, आपके मम्मी हैं, डैडी पूरा आउटडोर का काम संभालते हैं, लेकिन जो मम्मी होती हैं वो घर की गृहिणी होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं। तो घर को पूरा मैनेज करने का जो काम होता है वो आपकी मम्मी करती हैं या मॉम करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपके आसपास कौन कौन से प्रकार की जो आपदाएं हैं उसका अनुभव आपने किया है। तो आप ये सोचेंगे कि आपदा का मतलब क्या होता है। बच्चों, आपदा का मतलब होता है अचानक आई हुई मुसीबत। जो मुसीबत अचानक आ जाती है, जैसे घर पे कभी कभी बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, वैसे ही कभी कभी अचानक से मुसीबत आ जाती है। तो यही आपदा का अर्थ होता है। आपदा को हम लोग डिजास्टर भी कहते हैं। डिजास्टर, उसके लिए डिजास्टर लोगों की टीम भी बनाई जाती है। तो कौन कौन सी आपदाएं होती हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि ये जो मौसम चल रहा है इस वक्त, अभी ये बरसात का मौसम है। आप सभी लोग इससे वाकिफ हो। बरसात के मौसम में जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में पानी जो है वो जमा हो जाता है। जहाँ पर पानी जमा होता है, कुछ जगह ऐसे हैं तो पानी निकलने का रास्ता उसको मिल जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर पानी निकल नहीं पाता है और कभी कभी वो बाढ़ की स्थिति आ जाती है वहाँ पर। तो बाढ़ आना भी जो ये फ्लड है, बाढ़ आने को ही क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको फ्लड कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि 26 जुलाई 2005, अगर आप याद कर रहे होंगे, 26 जुलाई 2005 को थोड़ा सा याद कीजिए। 26 जुलाई 2005 को
आप थोड़ा याद कीजिए कि मुंबई के अंतर्गत उस दिन क्या हालात थी और क्या स्थिति थी। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि 26 जुलाई 2005 को मुंबई के अंदर बाढ़ आई थी और उससे काफ़ी भारी मात्रा में तबाही भी हुई थी। लोग अपने घरों के अंदर हफ्ते भर बंद थे, जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था उनको, और इलेक्ट्रिक वगैरह का जो कनेक्शन था वो टूट गया था। क्योंकि मैं कुर्ला एरिया में रहता हूँ और कुर्ला एरिया में यही पास में ही मीठी नदी है। मीठी नदी के अंतर्गत वो पूरा पानी से लबालब हो चुकी थी। वहाँ पर आने जाने वाले जो बस वगैरह थे, जो व्हीकल्स वगैरह थे, वो सब पानी में पूरी तरह से डूब चुके थे। आपने बस तो देखा है, सिंगल माले की बस होती है, और जो डबल बस होती है, डबल फ्लोर की, वो बस जो थी पानी से पूरी तरह से डूब चुकी थी। तो कोई भी यकीन नहीं कर सकता है बच्चों की कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है, लेकिन ये स्थिति हम लोगों ने देखा 26 जुलाई की बाढ़ के अंतर्गत, जो कि मुंबई में आई थी। और बाढ़ आने से बच्चों और क्या क्या होते हैं, जगह जगह देखो पहाड़ वगैरह रहते हैं, वो खिसक जाते हैं। तो पहाड़ का जो खिसकना है ये भी प्राकृतिक आपदा है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, और अभी अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा कि किस तरह से कई क्षेत्रों में, भारत के कई क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान आया हुआ था और उसका खतरा सब जगह मंडरा रहा था। तो चक्रवाती तूफान के अंदर भी बहुत सारे जगह पर काफी नुकसान हुआ है। कहीं कहीं पर पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ये सब जड़ से पूरी तरह से उखड़ जाते हैं। तो ये सब भी स्थिति जो है वो आपदा का ही काम करती है, इसी सब को हम आपदा कहते हैं। बच्चों, 26 जुलाई 2005 की एक और घटना मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। बच्चों, उसमें क्या हुआ था कि एक चाल थी, यहाँ की एक एरिया है 3 नंबर खाड़ी उसका नाम है। वहाँ पर एक चाल थी, और वो चाल जो थी पहाड़ के ठीक नीचे बसी हुई थी। तो अचानक क्या हुआ, बरसात का ही मौसम था, बाढ़ जब आई थी तो पहाड़ जो है वो खिसकना शुरू हो गया। पहाड़ ऊपर से खिसका और जो चाली थी वहाँ पर, वो चाली के ऊपर वो गिर गया। तो उसमें क्या हुआ बच्चों की, जो चाल में जो भी लोग रह रहे थे वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो मर गए। मतलब उनका, मतलब कि वो वहाँ पर उनका विनाश हो गया। तो ये सब स्थितियाँ जो होती हैं ये बाढ़ आने की वजह से होती हैं, पहाड़ खिसकने की वजह से होते हैं। तो ये सब जो हैं ये आपदा हैं, और ये ऐसी आपदाएं हैं जिसको हम बुलाते नहीं हैं, बल्कि वो बिन बुलाए मेहमान की तरह अपने आप आ जाती है। वैसे ही हिंद महासागर में बच्चों, अगर आपको याद होगा, सन 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी। ये सुनामी जो थी वो दक्षिण भारत में आई थी, और भारत के साथ साथ अन्य कई देशों में भी इसका असर पड़ा था। बहुत ही जान और माल की नुकसान हुई थी। तो सुनामी के ऊपर कई दिनों तक उसकी चर्चा चली, देश विदेश तक उसका नाम हुआ। वैसे ही 26 जुलाई 2005 का जो मीठी नदी का जो मैटर था वो भी काफी देश विदेश तक मतलब चले गई बात, और उसके राहत देने के लिए लोग मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगे। तो हमने देखा यहाँ पे कि बाढ़ आने से किस तरह की नुकसान होती है। सुनामी भी बाढ़ का ही एक हिस्सा है। अगले अगर आपदा की हम बात करते हैं तो वो होती है आग लगना। जैसे बच्चों आपको पता होगा, आग लगना, आग को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फायर। अगर फायर कभी आग मतलब फायर अगर लग जाती है तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। बच्चों, ये जो आग है वो
कई जगह पर लग सकती है। कभी कभी क्या होता है बच्चों की, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मॉल है, गोडाउन है, ऑफिस है, तो ये सब जगह पर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो दिया रहता है, तो उसमें कभी कभी अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाती है। अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग जब लग जाती है, तो ये सब जगह पर उपस्थित जो सामान है, जैसे मॉल है, गोडाउन है, कंपनी है, ऑफिस वगैरह है, फर्नीचर्स वगैरह हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो भी सामान है, ये सब अधिक मात्रा में बर्बाद हो जाता है, सब जल जाता है। तो आग लगने की भी घटना आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होंगी। अक्सर न्यूज़ वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में, टेलीविज़न पे ये सब चीज़ें आप देखते हो। आग जो थी एक बार जंगल में भी लग गई थी, तो उस जंगल में आग इतनी भीषण लग गई थी कि उसको बुझाने के लिए कई दिन लग गए थे। और एक बार तो पेट्रोल की जो टंकी थी उसके अंदर आग लग गई थी, तो उसको भी काबू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, आग लगना भी एक प्रकार की आपदा ही है, जिससे काफी नुकसान होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि बारिश के मौसम में आसमान में बिजली चमकती है, और कभी कभी वो बिजली जो है गिर जाती है। तो बिजली का गिरना भी ये जो है, ये आपदा ही है। आपदा के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि बच्चों, कहीं कहीं अलग अलग क्षेत्रों में अचानक जमीन जो होती है वो फट जाती है, जमीन खिसक जाती है, जिसको हम भूस्खलन कहते हैं। तो जमीन का फटना, जमीन का खिसकना, तो ये सब भी आपदा ही हैं, मतलब ये सब भी मुसीबत ही हैं जो कि अचानक आ जाती है। अर्थक्वेक बच्चों, अर्थक्वेक अर्थक्वेक को आप जानते ही होंगे। इसको ही हिंदी में कहते हैं भूकंप का आना। जब भूकंप आता है तो धरती कंपने लगती है, और कभी कभी पूरी की पूरी बिल्डिंग, इमारत भूकंप आने की वजह से नीचे बैठ जाती है, पूरा गिर जाता है। उसमें जान और माल, ये दोनों चीजों का भारी मात्रा में नुकसान होता है। हर साल हम न्यूज़ वगैरह के माध्यम से देखते रहते हैं कि आज दिल्ली में भूकंप आया था, उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 थी, 4.5 थी। आज मुंबई में भूकंप आया था, कल दूसरे देश में आया था भूकंप। तो ये सब खबरें हम देखते रहते हैं। तो भूकंप का आना भी एक प्रकार का भूकंप का आना भी ये एक प्रकार की आपदा ही है। बच्चों, समझ रहे हो आप लोग? ओके। आकाश यादव, क्या कहना है आपको? ठीक है। तो बच्चों, हम ये भी देख सकते हैं कि एक उदाहरण मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि यही मुंबई की ही घटना है। सांता क्रूज एरिया में वाकोला ब्रिज करके एक जगह है, वहाँ पर काफी बड़ा नाला है। उस नाले से सटा हुआ कुछ लोगों के घर थे। तो जब बारिश की मात्रा जब ज्यादा हो गई, बाढ़ के लक्षण दिखने लगे उसमें, तो अधिक स्लैब होने की वजह से वहां पर एक परिवार जो था वो पूरा उस नाले के अंदर गिर गया। उसमें एक महिला थी और उसकी 2 लड़कियां थी। तो महिला और एक लड़की ये तो बह करके कहाँ गई पता नहीं चला, लेकिन उसमें से वहां के कुछ लोगों ने एक लड़की को, जिसको गिरते हुए लोगों ने देखा था, किसी ने बहुत बहादुरी का काम करके उसको वहां से बाहर निकाल लिया, उसको बचा लिया, मतलब कि वो लड़की बच गई। तो इस तरह से नुकसान हो सकता है। अगले उदाहरण को अगर हम देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है, जो बिजली का तार होता है, ये
अचानक गिर जाता है। जैसे ट्रेन वगैरह जा रही है, कभी कुछ खंभे वगैरह हैं वो उखड़ गए, खंभे वगैरह उखड़ने से बिजली के तार नीचे गिर गए और उसकी चपेट में कई लोग अगर आ जाते हैं तो इससे भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है और ज़्यादा मात्रा में दुर्घटना होती है। तो अगर हम दुर्घटना की बात करते हैं, दुर्घटना अर्थात एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट ये भी एक आपदा ही है। आपने ट्रेन एक्सीडेंट देखा होगा, कभी कभी ट्रेन चल रही है, अचानक ट्रेन चल रही है और अचानक सिग्नल नहीं मिला या फिर पीछे से कोई दूसरी ट्रेन आ गई, सामने से कोई ट्रेन आ गई या फिर वो पटरी से उतर गई, तो ये सब की वजह से भी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। और जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है ना बच्चों, तो न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे कि जहाँ पर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के आस-पास की एरिया में जो लोग रहते हैं बेचारे वो दौड़ करके भाग करके आते हैं और उसमें घायल हुए और जख्मी हुए लोगों की किस प्रकार से मदद करते हैं। वाकई हमें उन सबको सैल्यूट करना चाहिए, मदद करते हैं। अभी हाल ही की घटना है, एक एरोप्लेन क्रैश हो गया था। एरोप्लेन जब क्रैश हुआ था तो देखे थे न्यूज़ में भी दिखा रहा था कि केरला के अंतर्गत वो एरोप्लेन जो क्रैश हुआ था उसके 2 टुकड़े हो गए थे। टोटल 191, उसमें से 10 क्रू मेंबर्स थे और कुछ पैसेंजर्स थे 184, और लगभग 14 लोगों की उसके अंतर्गत मौत हो गई थी। तो बच्चों ये सब अचानक होने वाली घटनाएं हैं। ये तो हम आप लोग से खाली एक घटना का जिक्र किए जो एरोप्लेन अभी हाल में ही क्रैश हुआ है, और इस तरह से लगभग हर साल कहीं ना कहीं एरोप्लेन क्रैश होने की घटनाएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं। तो ये भी एक प्रकार की आपदा है और लोग भारी भरकम होकर के उनकी सहायता करते हैं। हमारी सरकार भी उनकी बहुत मदद करती है जहाँ तक हो सकता है। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप रोड पर चल रहे हो, रोड पर चलते चलते अचानक आपकी रफ्तार में कुछ कमी आ गई या फिर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी ने सामने वाले को जो रोड पे चल रहा है उसको उड़ा दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी हमें जो वहाँ आसपास लोग रहते हैं उनका भी कुछ फर्ज बनता है कि वो उनको उठा करके तुरंत गाड़ी वगैरह में बिठा करके हॉस्पिटल वगैरह में ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो चाहे कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ियाँ चल रही हैं, टू व्हीलर है, बाइक से लोग जा रहे हैं, अचानक स्लिप हो गई, बाइक अचानक स्लिप हो गई और स्लिप होने से जो गाड़ी को जो चला रहा है वो अत्यंत गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर रहने वाले आसपास के जो लोग हैं वो उसको उठा करके हॉस्पिटलाइज्ड करते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वैसे ही टू व्हीलर का उदाहरण देख सकते हो आप, थ्री व्हीलर अर्थात रिक्शा जो है, टैक्सी जो है, फोर व्हीलर्स की गाड़ियाँ या फिर उससे और जो टैंकर वगैरह हैं, ये सब के जो एक्सीडेंट होते हैं या हादसे होते हैं ये बड़े पैमाने पर होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि उस जगह पर सामान भरा हुआ था, टैंकर जा रहा था, गाड़ी पलटी हो गई और पलटी होने से ड्राइवर और उसका जो पार्टनर था जिसको क्लीनर कहते हैं वो दोनों या तो अत्यंत अधिक रूप से जख्मी हो गए या तो उनकी मौत हो गई। तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं बेचारे बहुत मदद करते हैं और मदद का हाथ बढ़ाते हैं। तो ये हो गई बच्चों दुर्घटना। तो ये सब चीजों को हम आपदा कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक आप कहीं जा रहे हो, रोड पर चल रहे हो और आपको चक्कर आ गया, चक्कर आने से गिर गया। वजह कुछ भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, मिर्गी अचानक बेहोश हो गए। तो ऐसी स्थिति में भी जो लोग हैं
वो आपके काफी मददगार साबित होते हैं, आपको उठा करके लेकर के जाते हैं और इलाज करवाते हैं। तो ये भी अचानक आई आपदा ही है। बच्चों अभी अभी 4 अगस्त को बैरूट पोर्ट में, अगर आपने सुना होगा तो 4 अगस्त को बैरूट पोर्ट में अमोनियम नाइट्रेट जो कि 6 साल या उससे ज्यादा कहीं एक जगह रखा हुआ था, वो विस्फोट हो गया। विस्फोट मतलब एक्सप्लोजिव। तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट होता है बच्चों, इसका उपयोग बम के अंदर किया जाता है, विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो विस्फोट हुआ तो उसमें लगभग 100 लोगों की जान चली गई और लगभग 4000 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इसमें 2700 टन जो अमोनियम नाइट्रेट था वो एक जगह रखा हुआ था, उससे ये विस्फोट हुआ। ये तो बम विस्फोट की एक घटना है। वैसे ही अक्सर न्यूज़ वगैरह में हम देखते रहते हैं कि अलग अलग जगह पर कभी कभी जो बम विस्फोट हो जाता है तो उसमें भी बम विस्फोट हो जाता है या बम विस्फोट करा दिए जाते हैं, तो उससे भी काफी जान और माल दोनों की हानि होती है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, अभी हाल में ही एक पिक्चर बनाया गया था, द अटैक ऑफ 26/11। वो जो घटना थी, वो 26/11 की जो घटना थी वो आतंकवादी हमला था। आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई में, बाहर से आए थे, पानी के जहाज के रास्ते बाहर से आए थे और हमारे मुंबई के अंदर घुसे और कई जगह को उन्होंने अपना निशाना बनाया। ताजमहल होटल के अंदर उन्होंने कांड किया, CST टर्मिनस में उन्होंने कांड किया और काफी फायरिंग हुई और कई जगह पर वो बम को छुपा करके रखे थे। तो हमारे देश के सैनिकों ने काफी बहादुरी से उनका मुकाबला भी किया और उसका सामना भी किए। वो जो बम विस्फोट की कभी कभी जो घटनाएं होती हैं आतंकवादियों के द्वारा, तो ये भी एक आपदा का ही उदाहरण है। जब 26/11 की बात होती है तो आपके दिमाग में एक नाम आता है कसाब का। उनकी जो टीम थी, कसाब एंड टीम, उनकी जो टीम थी बच्चों, उसमें से कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था और हमारे यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उससे पूरा उन लोगों ने छानबीन किया और उससे पता लगाने की कोशिश की, कहाँ से आए थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानकारियां उससे हासिल की और अंत में ऐसे आतंकवादी को फांसी की सजा दी गई। तो क्योंकि इनका मकसद जो है वो समाज के अंदर आतंकवाद फैलाना रहता है, तो ये भी आपदा ही है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, अभी मुंबई की ही घटना है कि ब्रिज गिर गया था, एक ब्रिज था वो गिर गया था, तो ब्रिज गिरने से उसमें भी काफी माल की नुकसान हो जाती है और काफी नुकसान होता है। एक और घटना बच्चों आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भोपाल गैस कांड ये था कि बच्चों उसमें गैस जो था वो लीक हो गई थी और उसका असर कई सालों तक है, दिखाई दे रहा है अभी भी। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि कभी कभी हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं या फिर और किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं, तो अचानक किसी ने अफवाह फैला दिया कि यहाँ पर बम रखा हुआ है। अचानक अगर किसी ने अफवाह फैला दिया कि यहाँ पर बम रखा हुआ है तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और भगदड़ जब मच जाती है तो भगदड़ मचने की वजह से वहाँ पर कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की आपदा ही है। दंगा वगैरह भी देखे हैं, तो दंगा वगैरह जो है ये भी आपदा ही है, इसमें भी जान और माल दोनों की नुकसान होती है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक
हमने आपके सामने जो भी उदाहरण एग्जाम्पल शेयर किए हैं, इसमें से कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि कृत्रिम मतलब ईश्वरीय देन जिसको बोलते हैं प्राकृतिक घटनाएं हैं, और कुछ जो है वो कृत्रिम घटनाएं हैं। जैसे किसी ने आग लगा दिया, ये कृत्रिम घटना हो गई। बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई, भूकंप आ गया, जमीन फट गई, पहाड़ खिसक गया, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। आतंकवादी लोग हमला कर दिए, तो ये सब कृत्रिम घटनाएं हैं। तो ये सारी घटनाओं का जिक्र अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। प्यारे बच्चों, आपदा कोई भी हो, कैसी भी हो, उसमें आर्थिक हानि तो होती ही है। आर्थिक हानि का मतलब होता है पैसे का नुकसान। उसमें पैसे का नुकसान तो होता ही है। बड़े पैमाने पर इंसानों की भी प्राण हानि होती है। मतलब जो पब्लिक है, जो जनता है, छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवान महिला, ये सब जो हैं उनको कभी कभी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। तो इसीलिए आपदा कोई भी हो, कैसे भी हो, वो हमेशा दर्द और दायक ही होती है, वो हमेशा नुकसान ही देती है। तो अभी हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये आपदा जो आती है, आपदा ये जो आती है, तो उसका मतलब क्या होता है, एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहां पर हम लोग उसके माध्यम से देखेंगे। दिख रहे बस बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर अरे वो सर कर रहे हैं ना। हाँ तो भी आगे आगे आ जा। आगे आगे नहीं आपके सामने अभी जो स्क्रीन है, वहां पर आपदा प्रबंधन से हमें क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, इसके बारे में दिया गया है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में स्पष्टीकरण दे रहा हूं। बच्चों देखिए, आपदाओं के कारण होने वाली हानि तथा खतरे को रोकना, कैसे रोकना है, वो उसको डिसाइड करना, इन बातों का समावेश होता है आपदा प्रबंधन में। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर कोई आपदा आई है तो हम किस प्रकार से उसको मैनेज कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको रोक रहे हैं, तो वही होता है आपदा प्रबंधन। और परिस्थिति की समझ, कोई भी आपदा अगर अचानक आ जाती है तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह से हम उसको हैंडल करेंगे, सामना करने की क्षमता विकसित करना, तो इसको भी हमें समझना है कि अचानक कोई अगर घटना घटित हो गई तो उसको फेस कैसे करेंगे, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बच्चों, आपदा निवारण करना। कोई आपदा आई है तो उससे किस तरह से हम बाहर आ सकते हैं, वो किस प्रकार का खतरा है, खतरे का स्वरूप क्या है, ज्यादा खतरा है कि कम खतरा है, उसके बारे में समझना और उस पर विचार विमर्श करना। चौथा मुद्दा है बच्चों, आपदा का सामना करने के लिए पूर्व तैयारी करना। अब आपदा का सामना करने के लिए पूर्व तैयारी करने का मतलब है, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जगह जगह जहाँ पर बरसात बारिश का पानी जमा हो जाता है, पानी वहाँ पर निकल नहीं सकता है, तो हमारे बीएमसी के डिपार्टमेंट वाले जो हैं, आप देखे होंगे जगह जगह पर मशीन लगा करके रखे हैं, मोटर लगा करके रखे हैं। वो क्या होता है कि वो जमा हुए पानी को बाहर निकालने का प्रबंध करता है, ताकि पानी एक जगह जमा ना हो सके। तो इस तरह से पूर्व तैयारी की जा सकती है। और आग वगैरह ना लगे, कहीं पर शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, उसके लिए भी समय टू टाइम हमें रेगुलर उसका चेकिंग करते रहना चाहिए। ट्रेन से एक्सीडेंट ना हो, ट्रेन कभी पटरी से नीचे ना उतरे,
इसीलिए आप लोग अक्सर देखते होंगे कि बेचारे जो वहाँ के जो मजदूर हैं वो हमेशा अपने हाथ में हथौड़ा और सामान लेकर के रेलवे ट्रैक के आसपास हमेशा ठोक पीट करते रहते हैं। वो चेक करते रहते हैं एक्चुअली कि कहीं कोई ढीलापन तो नहीं है, कहीं पटरी में गैप तो नहीं आ गया है, कहीं उबड़ खाबड़ तो नहीं हो गया है, कहीं रेती है कि नहीं है, वहाँ पर जो गिट्टी होती है वो सब पत्थर होते हैं वो सब लेवल है कि नहीं है। तो ये सब चीजें इसको बोलते हैं पूर्व तैयारी करना। और बारिश के मौसम में ही अक्सर एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ पर भी बाढ़ जो है अक्सर आते रहते हैं। तो वहाँ पर भी लोगों को चाहिए कि बाढ़ वहाँ पर बाढ़ हर साल जब आ रही वहाँ पर बाढ़ जब हर साल आ रही है तो उससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या पूर्व तैयारी करना चाहिए, ये वहाँ के गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना चाहिए। अब जैसे यहाँ सांता क्रूज में ही मिलन सबवे के पास हमेशा हर साल न्यूज में देखोगे तो पता चलेगा यहाँ पर पानी भर गया है, पानी रुक गया है। तो उसके लिए हमको क्या पूर्व तैयारी करना चाहिए, तो ये होता है उसका सामना करने के लिए पूर्व तैयारी करना। और अगर बच्चों कोई आपदा आ गई, कोई संकट आ गया, तो उस समय तत्काल क्या काम करना है ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, तो इसी के बारे में अभी कुछ उदाहरण हैं जो मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से समझाऊंगा। कि तुरंत कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, अरे ऐसा हो गया तो अभी क्या करना चाहिए, इसको चक्कर आ गया है, गिर गई है, क्या करें, इसका रोड एक्सीडेंट हो गया, क्या करना चाहिए, कहाँ लेके जाना चाहिए। और छठा पॉइंट है बच्चों, आपदाओं के कारण हुई हानि एवं उसकी तीव्रता का अनुमान लगाना। जो भी आपदा आई हुई है उससे क्या नुकसान हुआ है और कितना ज्यादा नुकसान हुआ है इसका भी अनुमान लगाना पड़ता है। अगर ये सब आपदाओं से वहाँ पर रहने वाले लोगों को अगर काफी नुकसान हो गया है, तो उनके घर उजड़ गए हैं, बिखर गए हैं, रहने का कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारी जो सरकार है उनके लिए पुनर्वसन की व्यवस्था करती है, मतलब उनको दूसरी जगह पर ले जा करके बसाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये सब काम जो है वो प्रबंधक आपदा प्रबंधन का ही एक पार्ट है। तो हमारी सरकार इससे निपटने के लिए तत्पर है, सक्षम है। तो उनके लिए पुनर्वसन की भी योजना की जाती है और उनका जो घर वगैरह रहता है उसके लिए पुनर्निर्माण किया जाता है। जो मैं बताया था कि अभी महाराष्ट्र के अंदर ही जो चक्रवाती तूफान आया था उसमें एक परिवार का जिक्र हुआ था, तो उसका एक ही घर था और पूरी टूट गया था। तो वहाँ की जो सरकार थी उसके घर को वापिस से पूरा उन्होंने अच्छे से पूरा बसा करके दिया, सारी सुविधाओं के साथ में। पत्रा वगैरह सब उखड़ गया था, दीवार वगैरह सब गिर गई थी। तो जब गवर्नमेंट को पता चला वहाँ की, तो वहाँ के लोगों ने उसके परिवार की पूरी मदद की और उसको पुनर्निर्माण करवाया। तो ये सब आपदा प्रबंधन का यही सब अर्थ होता है। अगर आपदा आ जाती है तो उस आपदा से हमें कैसे निपटना है उसके लिए तैयार रहना। बच्चों, अगर आपदा आ जाती है तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। तो जब लोग जख्मी हो जाते हैं तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले हमें उनका प्रथमोपचार करना पड़ता है। प्रथमोपचार का मतलब होता है हॉस्पिटल ले जाने के पहले किया गया इलाज, जो कि तुरंत करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो जैसे यदि कोई आपसे पूछता है कि आपदा से बचाव होने के लिए या ज्यादा नुकसान ना हो, कम से कम हानि हो, इसके लिए आप कैसी योजना बनाएंगे। तो आपको ये सोचना होगा कि हम सबसे पहले फर्स्ट एड का उपयोग करेंगे। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्रथमोपचार।
जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर अभी आपके एक फोटो आएगी, उसको आप देखिएगा। हाँ, देखिए बच्चों, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो किसी शिकार हो गया किसी बीमारी का, शायद वो गिर गया है। उसको देखने से आपको क्या लगता है, आप समझ लीजिए। आपदाग्रस्त को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। आप लोगों ने उसको देखा, देखने से शायद ना समझ में आए तो बता रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है इसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है बच्चों। अब सांस लेने में कठिनाई हो रही है, इसका नाम सुनते ही तुरंत आप डर जाओगे, बोलोगे अरे ये जो अभी हमारा जो समय चल रहा है ये तो कोरोना काल का समय है। इसके लक्षणों में भी एक लक्षण है कि सांस होने में कठिनाई होना। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग कोविड-19 की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार की आपदा ही है। देखा जाए तो जो कोरोना काल चल रहा है वो भी एक प्रकार की आपदा ही है। तो यहाँ पर इस चित्र के अंतर्गत जो पेशेंट है उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है वो देखिए। पहले चित्र में जहाँ पर पेशेंट लेटा हुआ है उसका सिर आप नीचे की ओर कीजिए, सिर नीचे की ओर कीजिए, और जो ठुड्डी है, ठुड्डी अर्थात मुंह वाला जो पार्ट है उसको ऊपर की ओर उठाएं। सर नीचे होना चाहिए, ठुड्डी जो है वो ऊपर होनी चाहिए। अब बच्चों आप सोचोगे कि इससे फायदा क्या होगा। साइंटिफिकली अगर देखा जाए, सिर अगर नीचे की ओर हो और मुंह अगर ऊपर की ओर हो तो उसकी जो सांस लेने की जो नली है वो खुल जाती है। सांस लेने की जो नली है वो खुल जाती है। यहाँ आकृति में सांस नली को भी दिखाया गया है। तो ये एक प्रयोग हम कर सकते हैं अगर अचानक कभी किसी को ऐसा हो गया तो। उम्मीद है बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं श्वसन मार्ग या एयर वे। सांस लेने से ही दूसरा जो है वो है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ना, ये होता है ब्रीदिंग करना, सांस लेना। अगर श्वासोच्छ्वास बंद हो गया हो, मतलब व्यक्ति कोई है वो सांस ले, कोई व्यक्ति है बच्चों वो सांस ले ही नहीं पा रहा है, तो सांस ना ले पाना ये तो बहुत ही खतरा है कि वो व्यक्ति पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर श्वास लेने में दिक्कत होती है बच्चों, श्वासोच्छ्वास उसका बंद हो गया हो, तो जो पेशेंट है उसको अपने मुंह से कृत्रिम श्वास देना है। कृत्रिम श्वास का मतलब ये होता है कि आप अपनी सांस जो है उसके मुंह के अंदर डालना है आपको, मतलब माउथ टू माउथ, ये होता है श्वासोच्छ्वास। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर जो है वो गर्माहट पाता है और उससे फिर वो वापिस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो जो मुंह से अगर किसी को सांस दिया जाए तो वही कहलाता है कृत्रिम श्वासोच्छ्वास। एक चीज बच्चों और है, अगली स्लाइड के माध्यम से देखते हैं उसको। हाँ, आप अगर इसको देख रहे हैं, हाँ बच्चों सेम स्लाइड में आप देखेंगे रक्त विसरण मतलब सर्कुलेशन। कोई पेशेंट है अचानक वो बेहोश हो गया है, पेशेंट अचानक बेहोश हो गया है, तो उसको आपने एक दो बार कृत्रिम श्वास दिया, मतलब सांस दिया आपने उसको, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है, फिर भी उसके अंदर वो जो नॉर्मलता है वो नहीं आ पा रही है, सांस देने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले एक दो बार कृत्रिम श्वास तो दे ही दिया है उसको, बाद में छाती पर, उसकी जो छाती है, छाती पर दोनों हथेलियों की सहायता से हाथ रखकर, जहां पर हार्ट होता है बच्चों, हार्ट लेफ्ट साइड में
आपका जो शरीर है, शरीर के लेफ्ट साइड में जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर आपको जोर से दबाना है, प्रेस करना है। इससे मुक्के से नहीं प्रेस करना है, आपको अपने दोनों हाथ की हथेली रख करके उसको प्रेस करना है, हृदय पर जोर से दाब लगा करके। और ये क्रिया जो है कम से कम 10 से 15 बार करो। ये जो हाथ लगा करके हम प्रेस करते हैं, जो दबाते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि हार्ट बीट जो होती है अगर रुकी हुई होती है तो अचानक क्या होता है, खुल जाता है। कई जगह पर इस सिस्टम को देखा गया है, फॉरेन में बहुत जगह इस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, और इसी को हम लोग CPR कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? CPR। और ये एक बहुत अच्छा उपाय होता है अगर ऐसी स्थिति में किसी की सांस ना चल रही हो तो। मुझे भी थोड़ा याद आता है कि फिल्मों में आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि भाई पेशेंट की सांस नहीं आ जा रही है। अचानक उसके घर का कोई मेंबर आता है, बहुत चाहने वाला, और जोर जोर से उसके छाती पर पीटता है, हाथ से पीटता है, तो अचानक वो जिंदा हो उठता है। तो कभी कभी इस तरह से के चीजें भी हमको दिखाई दे सकती हैं। ये चमत्कार कह सकते हैं आप इसको। बच्चों, CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटेशन इसको कहते हैं। इससे क्या होगा, पेशेंट का जो रक्त का परिसंचरण है, रक्त जो एक जगह रुक गया है, वो रक्त वापिस से पूरे शरीर में भ्रमण करने लगेगा और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो ये तीनों जो उदाहरण इस स्लाइड को आप जो देख रहे हो, ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं, ये सब सांस से संबंधित क्रिया करने के लिए है। आपको भी अचानक अगर कभी कुछ तकलीफ होता है तो क्या करने का, सांस को पूरा खींच लेने का, सांस को पूरा खींचो और जोर से सांस को छोड़ो। तो इससे हल्का फुल्का जो सर दर्द है, जो आपकी थकावट है, सांस लेने में जो दिक्कत है, वो भी दूर हो जाती है। और भी चीजें बच्चों कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं कि आपदाग्रस्त व्यक्ति को, कभी कभी देखते हैं कि आपदाग्रस्त जो व्यक्ति है उसको खून बहने लगता है, मतलब रक्तस्राव होने लगता है। प्यारे बच्चों, कभी कभी रक्तस्राव होने लगता है। रक्तस्राव का मतलब होता है खून का बहना। आपदाग्रस्त व्यक्ति को जख्म हो करके अगर उसमें से खून बहने लगे तो तुरंत ऐसी स्थिति में जब आपको कुछ समझ में ना आए तो उसके जख्म पर पहले निर्जंतुक आवरण रखना चाहिए, मतलब स्पिरिट रख दीजिए उसके ऊपर। स्पिरिट क्या काम करता है, ये खून को बहने से रोक देता है। जिस तरह से जब जेंट्स वगैरह जब शेविंग करते हैं, अचानक दाढ़ी बनाते समय रक्त बाहर निकलने लगता है तो फिटकरी लेकर उसके ऊपर सहला देते हैं और उससे खून का बहना बंद हो जाता है। तो निर्जंतुक आवरण रख करके अंगूठे या हथेली से 5 मिनट तक दाब दो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले फिटकरी लगा दो, फिटकरी लगाने से खून अपने आप रुक जाएगा। अगर फिटकरी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिटकरी तो कोई हमेशा लेकर के घूमता नहीं है, घर में ही होगा, या तो नहीं भी हो सकता है। फिटकरी अगर उपलब्ध नहीं है तो अंगूठे से या तो अपने हथेली से 5 मिनट तक जहां खून बह रहा है उसको आपको प्रेस करके रखना है, मतलब दबा करके रखना है। तो इससे भी रक्तस्राव जो होगा वो रुक जाएगा। तो खून बहने की स्थिति में ये आप कर सकते हो। बच्चों, और देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है, बच्चे हैं, शरारती हैं, कभी कभी शरारत करते करते बच्चे गिर गए, उनकी हड्डी जो है वो टूट गई। अब हड्डी जब टूट गई तो टूटे हुए भाग को अब जोड़ने का काम तो डॉक्टर ही करेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जहां पर टूटा हुआ है वहां पर कोई तख्ता रख देना है, तख्ते रख करके कपड़े से उसको बांध देना है
और फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। ये तत्कालिक व्यवस्था है। या फिर कभी कभी हड्डी और पेशी, रीढ़ की हड्डी पे अगर कभी चोट लग गई तो भी ऐसे व्यक्ति को अगर आघात वगैरह हो गया है तो उसको स्ट्रेचर पे लेटा करके, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में आपको रिस्क कोई भी बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो शरीर चल रहा है, वही रीढ़ की हड्डी ही हमारा मेन पार्ट है। वो अगर एक बार गया तो खत्म। तो ऐसी स्थिति में हार्ड स्ट्रेचर के ऊपर उसको लेटा करके हॉस्पिटल में लेकर के जाना है। और भी कभी घटनाएं बच्चों आपने देखा होगा अपनी आंखों के सामने, कोई व्यक्ति है जो जल गया है और आग से वो झुलस गया है। तो अब ऐसी स्थिति में तुरंत आपको क्या करना चाहिए? कोई दिख नहीं रहा हॉस्पिटल वगैरह में ले जाने के लिए, तो आपको ये करना है कि आप उसको या तो कंबल से लपेट दो, जाड़ा कपड़ा है तो आप उसको कंबल से पूरी तरह से लपेट दो, उसको थोड़ा ठंडक महसूस होगा। या फिर दूसरा काम क्या करना है कि कम से कम 10 मिनट तक या उससे अधिक, कम से कम 10 मिनट या उससे ज्यादा समय तक आपको पानी के धार के नीचे अगर रखेंगे तो उसकी जो जलन है वो कम हो जाएगी और उसको थोड़ा राहत मिलेगा और बाद में आप उसको हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। अगर वो जल गया है या झुलस गया है तो ये भी आपदा होने से ये काम भी आप कर सकते हो। तो ये भी एक हिस्सा है। बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने लिखा हुआ है राइस। राइस की स्पेलिंग है RICE। कोई मुझे बताएगा ये राइस नाम आप लोगों ने सुना है क्या? राइस नाम आप लोगों ने सुना है क्या? रेज योर हैंड। राइस, RIC, राइस जानते हैं आप क्या होता है बच्चों? राइस क्या होता है बच्चों? इंग्लिश में राइस का क्या मतलब होता है? रेज योर हैंड। RICE, राइस। हाँ, ओके, RICE, राइस। क्या नाम है बालक आपका? राहुल जायसवाल, बताइए ये राइस क्या होता है? राहुल जायसवाल, RICE, राइस क्या होता है? राजू पोद्दार, चावल। आवाज जा रही है कि नहीं? महेंद्र कल्पनाथ यादव, कार्तिकेय, शिव, अंकित, जो लोग हाथ उठाए हैं मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा है कि RICE इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? पूजा यादव, चावल। वेरी गुड। जिस बच्चे ने भी जवाब दिया है उसके लिए आप क्लैप कर सकते हो। राइस का मतलब होता है चावल। तो आप सोच रहे होंगे कि चावल का और राइस का क्या संबंध है? तो ये मैं खाली आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कभी किसी को लचक आ जाए, अगर किसी को लचक आ जाए, लचक कहाँ आती है बच्चों? शरीर में कहीं भी आ सकती है, खास करके कमर लचक जाती है कभी कभी। या फिर अगर कभी किसी को मोच आ जाए, मोच कहाँ आती है बच्चों? ज्यादातर पैरों में मोच आती है, वैसे कहीं भी आ सकती है। कहीं पर मुक्का मार लग जाए, मुक्का मार का मतलब होता है आप अचानक से ऊंचाई से गिर पड़े हैं, चलते चलते गिर पड़े हैं, या फिर ट्रेन चल रही है उतरने की कोशिश किए और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप गिर गए, तो आपको उस टाइम पे नहीं पता चलता है कि क्या हुआ है, आपको उस टाइम नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन जब आप घर पे आते हो तो घर पे कहते हो कि मुझे यहाँ दर्द होता है, इसका मतलब आपको चोट लगी है लेकिन तुरंत नहीं दिखाई दे रहा है। उसी को हम लोग मुक्का मार कहते हैं। तो कहने का मतलब अगर लचक आ जाए, चमक आ जाए, मोच आ जाए, मुक्का मार लग जाए, तो आप इस चावल को याद रखना। चावल मतलब राइस, ये एक फॉर्मूला है। और स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो बच्चों मैंने राइस का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप लोग भी इसको याद कर लीजिए। R का मतलब होता है रेस्ट, R फॉर
रेस्ट। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को उठा करके आप उसको आरामदायक अवस्था में बिठा दो। जिसको भी इसमें से कोई दिक्कत हुई है, उसमें क्या करने का, उस व्यक्ति को आराम से उठाओ और लेटा दो, मतलब उसको रेस्ट करने दो, रेस्ट की पोजीशन में रखो, उसको रेस्ट करवाओ। तो आर फॉर रेस्ट। उसके बाद क्या करना है, आई फॉर आइस। बच्चों देख रहे होंगे यहाँ पर, आर फॉर मैंने बताया रेस्ट, और आई फॉर आइस। आपको जहां पर पेशेंट को मार लगी हुई है, उस जगह पर बर्फ की पोटली रखना है, मतलब आइस रखना है उसको, वहां उसको ठंडापन महसूस होगा, सूजन उसकी कम हो जाएगी। उसके बाद उसको कंप्रेशन करना है, सी फॉर कंप्रेशन। देखिए बच्चों, तीसरा है सी फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है बर्फ की पोटली थोड़ी देर रखने के बाद उस भाग पर हल्के से मालिश करना है, मतलब कंप्रेशन देना है। आपने सबसे पहले क्या किया, उसको रेस्ट की पोजीशन में बिठा दिया, बर्फ की पोटली उसके ऊपर रख दिए, उसके बाद हल्के से मालिश किए। अब हल्के से मालिश करने के बाद जहां पर जख्म हुआ है, जहां पर उसको मार लगी है, तो ई फॉर इवेल्युएट, एलिवेट। एलिवेट में क्या करोगे, मार लगे हुए भाग को थोड़ा सा ऊपर उठा करके रखना है। तो तत्काल या इमरजेंसी के लिए आप इतना काम कर सकते हो। बच्चों, आपसे एक छोटी सी घटना शेयर करता हूँ। मैं भी एक बार रेलवे स्टेशन पर देखा कि अचानक ट्रेन से कोई व्यक्ति, चलती हुई ट्रेन से कोई व्यक्ति उतरने की कोशिश कर रहा था, उसका बैलेंस संभला नहीं और प्लेटफॉर्म पे गिर गया। तो प्लेटफॉर्म पे गिरने के बाद वहां पर कई समझदार लोग थे, उन्होंने उसको उठाया और ये सारे ट्रीटमेंट उन लोगों ने उसको दिया। बर्फ कहाँ पर था, वहां पर जो स्टॉल्स वगैरह होती, वहां से उन लोगों ने ले लिया और उसका पूरा इलाज करवाया। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये जो कुछ आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक एकाग्र मन से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आप लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, आप लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। सर खाली स्लाइड से दिखा देना है, एक बार 5 मिनट लूंगा सर। ओके सर। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कई स्लाइड्स बना करके रखे हैं। तो अगर कभी इस प्रकार का केस होता है तो यहाँ पर जो अलग अलग स्लाइड जो दिखाए गए हैं, पहला स्लाइड देख सकते हो, झूला पद्धति से पेशेंट को उठा के ले जा सकते हैं। दूसरे स्लाइड में आप देखोगे तो पीठ पर बिठा करके उसको ले जा सकते हैं। तीसरे स्लाइड में है, उसको चला करके अगर लेकर के जाना है, मानवीय वैसाखी पद्धति उसका नाम है। आप इस चित्र में दोनों में देख सकते हैं। अगर वो चलने लायक है तो उसको इस तरह से चला करके लेके जा सकते हैं। उसके बाद खींच कर ले जाना या उठा करके ले जाना, अगली जो एक स्लाइड्स है उसमें आप देख सकते हो। फिर और एक तरीका है, 2 व्यक्ति मिल करके अपना हाथ ज्वाइन करते हैं, 2 व्यक्ति मिल करके अपना हाथ ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं चारों हाथों की बैठक। चारों हाथों की बैठक स्लाइड में देख सकते हो। इस तरह से उसको बिठाते हैं और हॉस्पिटल तक लेकर के जाते हैं। जैसे चारों हाथों की बैठक है, उसी तरह से अगले स्लाइड में आप देख सकते हो 2 हाथों की बैठक है, उस पे भी करके हॉस्पिटल में लेके जाया जा सकता है। और फिर अग्निशमन दल के ऊपर की उठाने वाली भी एक पद्धति है, अगली स्लाइड में आप देख सकते हो। 2 मिनट लगेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अग्निशमन दल की ऊपर उठाने की पद्धति, ये सब टेक्निक्स हैं कि किस तरह से अगर लचक आ जाए, मोच आ जाए, चमक आ जाए, मुक्का मार लग जाए, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से आपको रोगी को उठा करके हॉस्पिटल में लेकर के जाना है। अगर ये सभी स्लाइड में से ज्यादा जख्मी कंडीशन है अगर व्यक्ति की,
इसमें से कुछ भी सूट नहीं कर रहा है कि आप कैसे लेके जाओगे, तो आपके सामने आखिरी रास्ता बचता है, स्ट्रेचर का बंदोबस्त करो। स्ट्रेचर जिसमें रोगी को लेटा करके लेके जाया जाता है। वो स्ट्रेचर जो होता है ना बच्चों, वो कोई फल्ली भी हो सकती है, बांस का दरवाजा हो सकता है, कभी कभी कुछ भी ना मिले तो उसको कंबल में लेटा दो, लेकर के जाओ हॉस्पिटल। चद्दर का भी उपयोग आप कर सकते हो। और ये सबसे अच्छा होगा कि अगर आपको कहीं स्ट्रेचर मिल जाए तो। इस तरह से होने वाली जो आपदा है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह को उसको मैनेज कर सकते हैं, उसी को बोला जाएगा प्रबंधक। तो बच्चों, आज के अपने इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने आपदा प्रबंधक और जो लोग जख्मी होते हैं उनको किस तरह से उनका उपचार किया जा सकता है, ये सभी चीजों के बारे में बच्चों हमने अध्ययन किया है। उम्मीद है आप इसको देखे होंगे, समझे होंगे। तो बच्चों, अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। रेज हैंड। हाँ, पासवान विश्वकर्मा। ओके। मनीषा पोद्दार। अच्छा, ऐसा। राहुल जायसवाल। राहुल जायसवाल। खुशी राजभर। खुशी राजभर। ओके, ठीक है बच्चों, ऐसा लग रहा है कि आप लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जो कुछ भी आपको समझाया गया है, पढ़ाया गया है, आपकी समझ में आया होगा। आप अच्छे से और भी पढ़ने की कोशिश करना इसको। यहीं पर मैं